हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैमराइज। जो लोग कल का वीडियो देखने के बाद आज इस वीडियो पे आए हैं, उनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं, बिकॉज आपको आज एक नया जो है एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। कल हमने एक क्लास सस्पेंस में छोड़ी थी, वो सस्पेंस आज क्लियर होगा। और जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हैं, उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको छोड़ के इससे पहले वाला पार्ट देखें। पहले पार्ट ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 1 है, जो पहले उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए। ठीक है। तो कल हमने जो क्लास छोड़ी थी अपनी, वो हम पढ़ रहे थे वर्ड क्लास, है ना, या वर्ड कैटेगरीज। और वर्ड क्लास या वर्ड कैटेगरी को ही हम क्या बोल देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको शॉर्ट में POS लिख रहा हूँ। ठीक है। अब हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। कौन कौन से भाई? मेजर क्लास या फिर ओपन क्लास, है ना। और क्या था इधर? माइनर क्लास या फिर क्लोज्ड क्लास। ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेजर क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? देखो, मेजर क्लास में हमने पढ़ा था भाई, नाउन था, है ना, प्रोनाउन था। इसको छोड़ देते हैं। नाउन था, प्रोनाउन था, और क्या था? प्रोनाउन कहाँ से आ गया बेटा? कैसे कैसे गलती कर रहे हो? नाउन था, है ना, एडजेक्टिव था, एडवर्ब था, और क्या था? लेक्सिकल वर्ब था। ठीक है। लेक्सिकल वर्ब क्या होती है? जो मेन वर्ब भी होती है। तो चार कैटेगरीज हमारे पास थी किसमें? इसमें। इसके अलावा यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो क्या था? प्रोनाउन था, ठीक है, प्रेपोजिशन था, सबऑर्डिनेटर्स थे, कोऑर्डिनेटर्स थे, ठीक है, और क्या था? डेटर्मिनर्स थे, एन्यूमरेटर्स थे, है ना, इंटरजेक्शन था, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। और क्या थे इसमें? इसमें आपके ऑक्सिलरी वर्ब थे, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल देते हैं, है ना। एक और कुछ रह रहा है। टोटल 13 हमने लिखे थे। 4 यहाँ पे लिखे थे और बाकी के 9 वहां पे लिखे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही अभी हो रहा है। याद करिए बेटा, एक और क्या रह रहा है? डेटर्मिनर्स हो गया, एन्यूमरेटर्स हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। हम्म, अच्छा, हमने अभी वो वाली बात नहीं करी है। एक पार्टिकल हमारा होता है, पार्टिकल अभी रह रहा है हमारा, वो हम फर्दर डिस्कशन में करेंगे। कल हमने इतने ही पढ़े थे। ठीक है। तो अब हमने जो सस्पेंस छोड़ा था, वो हमने छोड़ा था कहाँ पर? कि यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, है ना। हमने तीन चीजें पढ़ी थी, मीनिंग, और हमने कहा था जी मीनिंग होता है मेजर क्लास में। क्या होता है, कैसे होता है, वो हमने डिस्कस नहीं किया। हमने बोला था मीनिंग होता है। इसके अलावा हमने बोला था कि ये फॉर्म भी होती है, और इसके अलावा हमने बोला था कि फंक्शन भी होता है ना। आज ये मिस्ट्री हम रिजॉल्व करेंगे। माइनर क्लास में हमने बोला था कि मीनिंग नहीं होता है, फॉर्म भी नहीं होती है, लेकिन फंक्शन होता है। इस बेसिस पे हम माइनर क्लास को डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये जो तीनों चीज है ना, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये चीजें है क्या। ये तीनों हमने जो नाम लिखे हुए हैं, मीनिंग, फॉर्म, ये बेटा क्या है? ये तीन क्राइटेरिया हैं। ये तीन क्राइटेरिया है क्या? वर्ड क्लास डिफाइन करने के, है ना। अगर ये तीनों चीजें हैं तो ओपन क्लास होगा। और ये तीनों चीजों में से सिर्फ फंक्शन है, मीनिंग नहीं है, फॉर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा? क्लोज क्लास हो जाएगा। तो ये क्या है? थ्री क्राइटेरिया टू डिसाइड द वर्ड क्लास। इतना समझ में आया? अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताता हूं मैं। एक तो वर्ड होता है बेटा क्राइटेरिया, एक होता है क्राइटेरियन। तो दोनों चीज सेम है। ये तो होता है सिंगुलर फॉर्म, और क्राइटेरिया होता है प्लूरल फॉर्म। समझ में आ गया? क्राइटेरियन इज सिंगुलर फॉर्म एंड क्राइटेरिया इज प्लूरल फॉर्म। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। बेटा यहाँ पे नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है। ठीक है। तो एक नाउन का एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या ले लिया हमने? एप्पल। ठीक है। अब एप्पल का क्या कोई मीनिंग होता है? एग्जाम्पल लेके देखिए, क्या एप्पल का कोई मीनिंग होता है? जी बिल्कुल होता है। एप्पल, अब कई लोग बोलेंगे सेब,
है ना? सबसे पहला मुझे पता है आपके माइंड में जो ख़्याल आया होगा वो आया होगा सेब। सेब इसका मतलब नहीं है। सेब तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। इसके लिए एग्ज़ैक्ट सिमिलर वर्ड है दूसरी लैंग्वेज में, है ना? इंग्लिश में हम एप्पल बोलते हैं, हिंदी में सेब बोल देते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ए हार्ड फ्रूट विद रेड, येलो और ग्रीन आउटर स्किन एंड अ सॉफ्ट फ्लैश इनसाइड, है ना? मतलब क्या है, सेब क्या है? कि एक ऐसा हार्ड फ्रूट होता है जो बाहर से हार्ड लगता है, जिसकी स्किन रेड हो सकती है, येलोइश हो सकती है या ग्रीन हो सकती है, ठीक है? और अंदर से वो कैसा होता है? व्हाइट फ्लैश होता है, मतलब उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो व्हाइट होता है, ठीक है? अब इसको सॉफ्ट भी होता है ना? सॉफ्ट फ्लैश भी हो सकता है, इसमें व्हाइट भी लिख सकते हैं, इसमें हम स्वीट भी लिख सकते हैं कि वो अंदर से कैसा होता है? स्वीट इन टेस्ट होता है। तो ये हुआ इसका मतलब, दिस इज़ व्हाट मीनिंग। तो जो ओपन क्लास है उसमें मीनिंग मिल रहा है हमें? बिल्कुल मिल रहा है किसी भी चीज़ का, ठीक है? हम इसके अलावा शर्ट ले सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे शर्ट लिखेंगे तो शर्ट का क्या मतलब निकलेगा कि स्टिच्ड क्लॉथ, एक सिला हुआ कपड़ा व्हिच इज़ यूज्ड टू वियर, है ना? व्हिच इज़ यूज्ड टू कवर योर बॉडी, ठीक है? इस तरह का कुछ मतलब निकल जाएगा, है ना? तो इसी तरह अब जैसे मार्कर का एग्जांपल है तो क्या है? A tool to pen something down, to write something down on a board which is filled with ink, which is usually made of plastic or a metal, right? तो उस तरह से नाउन का मतलब निकलेगा। इसी तरह से हम वर्ब की बात, सॉरी, इसमें एडजेक्टिव की बात करें, एडवर्ब की बात करें, लेक्सिकल वर्ब की बात करें तो इनका मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल लेके देखें, हमने एग्जाम्पल लिया आई, तो इसका कुछ मीनिंग है? अब वही गलती करेंगे बच्चे जो पहले करी थी यहाँ पे एप्पल और सेब वाले केस में, बोल देंगे सर मैं, आई का मतलब मैं। बेटा ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ये इसका मतलब नहीं है ना? आप लोग डिक्शनरी खोल के देखिएगा, तो वहाँ पे जो आई के एक्सप्रेशन के लिए दिया होगा, वो दिया होगा कि आई रेफर्स टू समवन हू इज़ डूइंग, हू इज़ स्पीकिंग, है ना? हू इज़ डूइंग एनी एक्शन और हू इज़ राइटिंग और हू इज़ स्पीकिंग। तो ये उसका मतलब नहीं हुआ, ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया एक तरह से, उसके बारे में बता रहे हैं। आई का कोई मतलब नहीं है। भई, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने खुद को रेफर कर लिया आई से, लेकिन क्या हर जगह आई का मतलब मैं ही हूँगा? नहीं। भाई अगला इंसान अपने आप को आई बोलेगा, आप अपने आप को आई बोलेंगे तो मीनिंग बदल रहा है इस हिसाब से तो। इसका मीनिंग होता ही नहीं है। लेकिन एप्पल तो सबके लिए एप्पल ही रहेगा। मेरी बात को थोड़े ध्यान से समझिएगा। एप्पल जो है या शर्ट जो है, उसको कोई भी इंसान पहन ले उसका मीनिंग सेम रहेगा। है ना? लेकिन आई, वो इंसान बदला, आई बदल गया। अभी आज मैं इसे अपने लिए रेफर कर रहा हूँ, कोई थर्ड पर्सन उसे अपने लिए रेफर कर रहा है, कोई सेकंड पर्सन उसे अपने लिए रेफर कर रहा है। तो आई हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। ठीक है? अब बात आती है फॉर्म की। देखिए फॉर्म का क्या मतलब होता है? हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें कि हमें ऐसा अक्सर देखने को मिलता है आईओएन, ठीक है? कोई वर्ड है उसके पीछे सफिक्स लगा हुआ है आईओएन। तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पे ये आईओएन लगा होता है, ऐसे वर्ड्स अक्सर क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जैसे कि तो ये एक फॉर्म हो गई कि लास्ट में जिस वर्ड के ऐसा आएगा सफिक्स लगा, वो नाउन हो जाएगा। इस तरह की फॉर्म हो गई, है ना? तो ये एग्जांपल के लिए हम देखें जैसे कि उम, रिडेम्पशन, है ना? रिडेम्पशन क्या है? नाउन है, मतलब प्रायश्चित करना, ठीक है? इन्फॉर्मेशन, है ना? कोई भी न्यूज़, कोई भी सूचना, ये क्या है? नाउन है। पीछे आ रहा है टीआईओएन, टीआईओएन, ठीक है? हुँ। या फिर हम देखें एक एग्जांपल, रिस्टोरेशन, है ना? किसी भी चीज़ को दोबारा से ठीक करना या पुरानी हालत में लाना, है ना? तो ये भी नाउन है। तो जहाँ भी पीछे टीआईओएन आएगा वो नाउन हो जाएगा, है ना? एक काइंड ऑफ फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, एक फॉर्म जनरेट हो रही है। बट क्या माइनर क्लास में ऐसा होता है? क्या प्रोनाउन में ऐसा होता है? लेट्स से कि प्रोनाउन है इट, है ना? तो जिसके पीछे टी लग रहा हो वो प्रोनाउन हो जाएगा। क्या ऐसा कोई फॉर्म है यहाँ पे? बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है। तो हम एनामीटर्स का एग्जांपल लेके देखें तो 1, है ना? 2, तो ऐसा कुछ है क्या कि जिसके पीछे ई लग रहा होगा वो एलिवेटर बन जाएगा? कोई भी फॉर्म हमारे पास नहीं है, है ना? हम यहाँ पे प्रेपोज़िशन का एग्जांपल देके लेके देखें, इन है, आउट है, तो क्या हमें कोई भी फॉर्म नज़र आ रही है? यहाँ पर हमें फॉर्म नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे जबकि हमें फॉर्म नज़र आ रही है। इसका एक और एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे जिन भी वर्ड्स के पीछे ओयूएस, राइट?
जिन भी वर्ड्स के पीछे ओ यू एस आता है वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ एडीजे, वो हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि क्रेड्यूलस, जैसे कि सम्पचुअस, है ना? और भी हो सकता है। आप लोग सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में और क्या हो सकता है इसकी जगह, है ना? जैसे कि डिलीशियस, है ना? इन सारे वर्ड्स के पीछे ओयूएस 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 आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं इन वर्ड्स को देखते हुए कि जिन भी वर्ड्स के पीछे ओयूएस आएगा वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब आती है बेटा वोकैब की बात। तो रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रायश्चित करना, प्रायश्चित, है ना? है ना? इन्फॉर्मेशन का मतलब आपको पता ही है, रजिस्ट्रेशन मतलब आपको पता ही है, किसी भी चीज को ठीक करना, जो भी चीजें अपनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, डिक्रेपिड स्टेट में है। एक वर्ड होता है डिक्रेपिड, डिक्रेपिड इसका मतलब होता है बेटा जर्जर अवस्था, है ना? टूटी फूटी हालत। तो जो भी डिक्रेपिड स्टेट में हमारे होते हैं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, पुराने फोर्ट्स होते हैं, घर होता है, उनको ठीक करना, दोबारा रीबिल्ड करना, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, रिस्टोरेशन बोल देते हैं। वोकैब हम साथ में लेके चल रहे हैं। इसके लिए आप एक काम करिएगा, जिस भी कॉपी में आप नोट्स बना रहे हो, एक अलग से कॉपी बनाइएगा। इन लेक्चर्स को आप बहुत ही ऐसे लाइटली मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है ये। और इन मतलब आई हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट माय जॉब। उसके अलावा अलग से टाइम निकाल के बहुत सारे सोर्सेज को रेफर करके, जिन लोगों से मैं पढ़ा हूँ या शुरुआत से मैंने जो नोट्स बनाए, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन सब से यूजलेस इंफॉर्मेशन हटा के और यूजफुल इंफॉर्मेशन ऐड करके, यूजफुल एक्सप्लेनेशंस ऐड करके मैं आपके लिए लेक्चर्स लेके आता हूँ। तो बहुत सारा हार्डवर्क इन लेक्चर्स के पीछे होता है। तो आई डोंट वांट कि आप इन लेक्चर्स को बहुत ही लाइटली लें। आप प्रॉपर एक कॉपी बनाइएगा और वहाँ पे अपने अच्छे से नोट्स तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। अब जो आप कॉपी बनाने का मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, उसके पीछे के कुछ पेज, 2-3 पेजेस छोड़ लीजिएगा और 4 जैसे भी आपको सही लगे। और लेक्चर्स के ड्यूरिंग हमें जहाँ भी कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि हमारे वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें वहाँ पर नोट करते रहिएगा, ठीक है? तो एक वर्ड आता है क्रेड्यूलस, ठीक है? एडजेक्टिव। बेटा क्रेड्यूलस का मतलब क्या होता है? क्रेड्यूलस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ही इजीली किसी की बातों में आ जाए, जो बहुत ही इजीली मैनिपुलेट हो जाए, है ना? किसी के बहकावे में आ जाए, है ना? जैसे हम बोलते हैं ना कि इसमें बचपना बहुत है, किसी की भी बातें मान लेता है ना? बहुत ही टिमिड, टिमिड का मतलब हालांकि कमजोर होता है, लेकिन इसको सिनोनिम की तरह यूज करते हैं हम, ठीक है? तो उसमें लिख सकते हैं हम क्रेड्यूलस मतलब इजी टू मैनिपुलेट, है ना? सम्चुअस का मतलब होता है बेटा बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव, है ना? बहुत ही महंगी दिखावटी चीज होती है, जिससे कि बहुत ही इम्प्रेसिव जिसका आउटलुक आता है ना, उसको हम बोलते हैं सम्चुअस। वेरी एक्सपेंसिव एंड इम्प्रेसिव। और डिलीशियस को आप तो आपको पता ही है, टेस्टी, है ना? कोई भी चीज जो टेस्टी हो उसको हम बोलते हैं डिलीशियस, ठीक है? तो यहाँ भी एक फॉर्म हमें नजर में आया कि जिस भी वर्ड के पीछे ओयूएस आ रहा होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्म नजर नहीं आया है। यही हम बात कर रहे थे कि मेजर क्लास में क्या होगा, मीनिंग भी होगा, फॉर्म भी होगी। माइनर क्लास में ना मीनिंग होगा ना फॉर्म होगी। अब थर्ड चीज बचती है, दैट इज फंक्शन, है ना? तो एक बार मैं देख लेता हूँ अपने पास कितना टाइम है, उसके बाद हम आगे समझेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए मीनिंग और फॉर्म हम लोग समझ चुके हैं, है ना? अब हम लोग समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक चीज यहाँ पे नोट करते हैं, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना,
पार्ट्स ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम पार्ट ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ठीक है, कोई भी वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो पार्ट ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, है ना? उस वर्ड का जो फंक्शन होता है ना? फंक्शन का मतलब क्या कर सकते हैं हम? उसका जो यूज होता है एक सेंटेंस के अंदर, कौन सा वर्ड किस तरह से यूज होता है ना? समझ में आया? एक कोई वर्ड है वो दो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से यूज हो सकता है, उसका जो फंक्शन है, उसका जो काम है ना, वो अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके यूज के बेसिस पे उस सेंटेंस में वो किस तरह यूज किया गया है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसका फंक्शन क्या है, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, मतलब बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, ऐसे लिख लेते हैं इसको यहाँ से, ऐसे नहीं, बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन एंड यूज इन अ सेंटेंस। अनलेस हम किसी भी वर्ड को जब तक एक सेंटेंस के अंदर नहीं देख लेते हैं, तब तक हम ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। वी कैन नॉट क्लासिफाई और डिटरमाइन ए पार्ट ऑफ स्पीच अनलेस, जब तक वी सी इट इन अ सेंटेंस, है ना? वी कैन नॉट डिटरमाइन पार्ट ऑफ स्पीच, बट अब पार्ट ऑफ स्पीच को मैं पीओएस लिख रहा हूँ, ठीक है? अब पार्ट ऑफ स्पीच alone on its own without a sentence। मतलब क्या कि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच है, कोई भी वर्ड है, हम ये कैसे पता लगाएं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जब तक हम उसे सेंटेंस में नहीं देखेंगे, उसका यूज नहीं समझेंगे, वो किस यूज में आ रहा है, उसका फंक्शन क्या है, तब तक हम ये डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? हमने लिखा यहाँ पर आई। अब आप में से मुझे कौन कौन बता सकता है कि ये आई क्या है? बताइए। अब बहुत ही जो कॉमन एक जवाब है हमारे पास वो आ रहा होगा, बच्चे अपने माइंड में सोच रहे होंगे कि आई सर क्या है? आई प्रोनाउन है, ठीक है? आई क्या है? प्रोनाउन है। बेटा आपने बोल दिया प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे लिखते हैं। हमने लिखा आई इज अ प्रोनाउन, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब इस सेंटेंस को आप वो डिवाइड करिए, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच में। बेटा ये प्रोनाउन है, सबसे लास्ट में आया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हम्म, ये ऑब्जेक्ट है, वैसे पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन हो गया, सेंटेंस के अंदर ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। और पार्ट ऑफ स्पीच की बात आती है तो ये नाउन हो गया। ये हमारा बेटा आर्टिकल हो गया, है ना? आर्टिकल की जगह कोई से डेटरमिनर बोलना चाहे तो उसे डेटरमिनर बोल लो। कोई बोले कि नहीं सर हम तो उसे एडजेक्टिव बोलेंगे, तो बेटा एडजेक्टिव बोल लो, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसे आप खुश, है ना? हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमने जो हमारा आर्टिकल है, इससे कोई रिश्वत नहीं लिया, कोई समझौता नहीं लिया है कि हम आपको आर्टिकल ही क्लासिफाई करेंगे। हम डेटरमिनर भी बोल सकते हैं, हम इसे एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। इज क्या है बेटा? इज हमारी वर्ब हो गई, है ना? अब जो आई है, ये यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम नाउन ही तो करता है। बेटा आई यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है, आई यहाँ पे कैसे यूज हुआ है? नाउन की तरह यूज हुआ है ना? आई इज अ प्रोनाउन, इस सेंटेंस में आई खुद क्या है? एक नाउन है। समझा आपने?
एक और सेंटेंस से समझते हैं। आई इज अ लेटर इन इंग्लिश, है ना। आई क्या है, इंग्लिश में एक लेटर है। तो आई इस सेंटेंस में जब यूज कर रहा है तो हमें पता चल रहा है क्या है, नाउन का काम कर रहा है ना। आई के बारे में ही तो बात हो रही है ना। आई किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो मतलब ये ऊपर जो हमने बात लिखी है कि किसी भी वर्ड को जब तक हम एक सेंटेंस में नहीं देख लेते हैं तब तक हम उसका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसको मैं रब कर देता हूँ। बेटा अभी हमने तीन चीज देखी थी। हमने देखा था मीनिंग, हमने देखा था क्या, फॉर्म, और हमने देखा था फंक्शन। तो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को, वर्ड क्लास को, वर्ड कैटेगरी को डिसाइड करने के लिए हमने ये तीन क्राइटेरिया देखे थे। अब इसमें जब ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस की बात आती है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्राइटेरिया, हमारे पास तीन क्राइटेरिया है ना। तो सबसे कम कौन सा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मीनिंग क्योंकि है ही नहीं है हमारे पास, जो क्लोज क्लास है या जो माइनर क्लास है, मीनिंग तो उसमें है ही नहीं। तो मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, मीनिंग से इंपॉर्टेंट होती है फॉर्म, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फंक्शन, क्योंकि फंक्शन दोनों क्लासेस में आता है, फंक्शन दोनों को डिटरमिन करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द थ्री क्राइटेरिया टू डिसाइड या determine वर्ड क्लास। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज अ टीचर। ठीक है, अब इसमें हम इस वर्ड की, जो टीचर वर्ड है, इसकी हम क्या करते हैं, वर्ड क्लास ढूंढते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका फंक्शन, इसका मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग इसका है क्या हमारे पास, जी बिल्कुल इसका मीनिंग है, वन हु टीचेज इन क्लास। जो भी, वन हु टीचेज इन क्लास, वन हु टीचेज स्टूडेंट्स, राइट। तो वो क्या होता है, टीचर होता है। इसका मीनिंग हमारे पास है, डन हो गया। अब एक तो यहीं से डन हो गया कि मीनिंग अगर हमारे पास है तो क्या हो जाएगा, ओपन क्लास में आ जाएगा, है ना। ओपन क्लास में आ जाएगा या फिर मेजर क्लास में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म की। तो क्या इसके पास फॉर्म है, देखिए, टीच यहाँ पे वर्ब है, टीच वर्ब है, और ईआर इसके साथ में क्या है, सफिक्स जुड़ा हुआ है, टीचर, है ना। जैसे हम प्रीच करें और इसमें ईआर लगा दें तो क्या बन जाएगा, प्रीचर, है ना। जैसे हम चीट करें और इसमें ईआर लगा दें तो क्या बन जाएगा, चीटर, है ना। तो ये फॉर्म आ रही है, सब जगह आ रही है ना फॉर्म। तो फॉर्म भी इसके पास हो गई। और फंक्शन तो इसका है ही, एक सेंटेंस में फंक्शन तो देखो ओपन क्लास में भी होता है, क्लोज क्लास में भी होता है। ही इज अ टीचर, है ना। तो यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में, है ना। और ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ये नाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह हम डेटरमिन करते हैं चीजों को। चलिए नोट कर लीजिए।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं हम मस्ट का। यू मस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश सुधारिए। अगर आपको टीचर बनना है, आपको अध्यापक बनना है ना, रीट मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो अपनी इंग्लिश सुधारिए। ठीक है। और दूसरा हम सेंटेंस ले लेते हैं, सक्सेस इज अ मस्ट। अब डिटरमिन करिए। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, आप खुद थोड़ा दिमाग लगाइए इस पे। देखिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। मस्ट इम्प्रूव ये हमारा वर्ब फ्रेज हो गया। ये इसमें कैसे काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं। ये इंग्लिश भाई अब वाली बात है कि इंग्लिश क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया या नाउन हो गया, है ना। और ये हमारा इसमें डेटर्मिनर हो गया, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। ठीक है। नीचे देखते हैं, सक्सेस इज अ मस्ट। ठीक है। यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? भाई यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। अब नाउन का काम कैसे कर रहे हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं, जब हम नाउन पढ़ेंगे तब डिटेल में समझेंगे। अभी बस इतना समझ लेते हैं कि कोई भी आर्टिकल है वो नाउन के आगे तो ही आता है, नाउन के आगे ही तो डेटर्मिनर आएगा। तो यहाँ पर डेटर्मिनर आ रहा है तो नाउन के आगे आ रहा है, तो मस्ट नाउन हो गया। बात क्या चल रही है हमारी? बात ये चल रही है कि किसी भी वर्ड को हम बिना सेंटेंस में देखे, बिना सेंटेंस में देखे उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। सेम मस्ट यहाँ पे क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया। और सेम मस्ट यहाँ पे नाउन बन गया। मतलब क्या कि फंक्शन डिफरेंट है। देखो, तीन चीजें हैं। एक है मीनिंग, है ना, एक है फॉर्म, और एक है फंक्शन। तो मीनिंग जो भी होगा सेम है, फॉर्म जो भी होगी सेम है। फॉर्म तो इसकी है ही नहीं, खैर मीनिंग भी इसका कोई खास है नहीं। ठीक है। लेकिन फंक्शन यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रहा है। और यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है? नाउन का फंक्शन कर रहा है। क्यों? डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। सेंटेंस में उसका वर्क क्या है, उसका यूज क्या है। हमने भी पीछे पढ़ा था ना कि यूज इन अ सेंटेंस, है ना। तो उसका जो यूज है वही डिटरमिन कर रहा है कि कहाँ पे कोई भी वर्ड किस तरह काम करेगा और किस तरह उसका जो है पार्ट ऑफ स्पीच डिटरमिन होगा। आई होप आपको अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। हमने अच्छे खासे एग्जाम्पल ले लिए हैं। आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, है ना। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।